मैं अब्दुल जब्बार, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि सीरीज चल रही है और इसमें पहला चैप्टर आपका पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और वो टॉपिक है कि मेरे पास में एक रिंग है इस तरीके से। ये जो रिंग है ये इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी अक्ष पर, ये अक्ष मानी जाएगी, ये वाली जो अक्ष है इसके अक्ष पर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। समझ में आती है ये बात? अब मैं इसको, ये 3D को आप समझ लो, ये ऐसे या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पर ये r डिस्टेंस रहेगी, ये x डिस्टेंस रहेगी। यहाँ पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, यूपी बोर्ड भी पूछता है, CBSE बोर्ड भी पूछता है और सबसे बड़ी बात ये कंपटीशन का तो बड़ा चाहता टॉपिक है। क्लियर? तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने वाले जो होते हैं वो शेर होते हैं। बस सही बता रहा हूँ, शेर पढ़ते हैं इन टॉपिकों को, नहीं तो फिर तो वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के टॉपिक तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो शेर है और जो शेर नहीं है वो इस लेक्चर में रुके रहें, बाकी जा सकते हैं। देखिए भाई, हमारे पास में यहाँ पर ये एक रिंग है, ये वाली रिंग, ठीक है। अब रिंग जो है, इस रिंग से मुझे यहां पर ऐसे x दूरी पर, इस अक्ष से x दूरी पर मैं एक पॉइंट लूंगा P। क्या पॉइंट लूंगा? P पॉइंट लूंगा। और यहां मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl, क्योंकि मुझे पता है छोटा सा एलिमेंट dl, छोटा सा एलिमेंट dl, हर dl से मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, और फिर उसको बाद में जोड़ दूंगा। ये पॉइंट O है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये R है। क्या है भाई? R, ठीक है। और ये dl से यहाँ से, अब इस पर एक चार्ज भी, चलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है, इसको बना देता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। ये भी आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एंगल थीटा है। अब समझते रहना बहुत ईमानदारी के साथ में। मुझे जो है इस चार्ज की वजह से, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वैसे बहुत कम यूज होता है, इसको हम यूज करेंगे। इसमें हम लोग चार्ज जो देंगे वो देंगे क्यू, इसका यूज करेंगे वो कम करेंगे। फिलहाल ये सब लिखो मत ना, वैसे अंडरस्टूड रखो। इसकी जो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इसको मैंने चार्ज क्यू दिया। देखिए वर्ड मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, बेशक चार्ज को आवेश में बोल सकता हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए। अब ये dl है, इस dl की वजह से dl पर चार्ज क्या होगा? एक बच्चा कहेगा सर dl एक छोटी डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस में छोटा चार्ज dq छोटा चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी वजह से प्लस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस इधर से है, ये r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा इस साइड में वैद्युत क्षेत्र। इसे मैं बोलूंगा DE। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो ये और ये शीर्षाभिमुख आमने सामने का कोण, ये थीटा बनेगा, ठीक है। आमने सामने का कोण जो होता है वो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका, ये एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ इसके ऊपर 90 डिग्री की बात करूं ऐसे, तो एक इसके दो कंपोनेंट होंगे। देखिए थीटा की तरफ घुमाता हूं तो मैं कोस लूंगा, DE कोस थीटा, और 90 माइनस थीटा की तरफ घुमाऊंगा तो क्या लूंगा? साइन लूंगा, और ये हो जाएगा DE साइन थीटा। समझते हैं ना बात को? इस कंपोनेंट बिल्कुल इसके सिमेट्री में एक और कंपोनेंट मैं यहां लेता हूं। इस कंपोनेंट की वजह से अगर मैं बात करूं, मैं दूसरा चौक ले लेता हूं भाई। इस कंपोनेंट की वजह से समझ लेना, ये कंपोनेंट जो ये वाला कंपोनेंट है, और इसका भी नाम, इसको भी मैं कलरफुल कर देता हूं इस कंपोनेंट को, और मैं इसको कह देता हूं इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस साइड में, बिल्कुल सेम। अगर ये थीटा है तो ये DE है, DE की वजह से ये जो है DE की वजह से DE कोस थीटा, थीटा की तरफ घुमाऊंगा तो DE कोस थीटा, DE कोस थीटा, और 90 माइनस थीटा की तरफ घुमाने से
डी ई साइन थीटा। चलो मैं इसको भी बता देता हूँ कि क्यों थीटा की तरफ घुमाने से कोस लेते हैं और क्यों 90 माइनस थीटा की तरफ घुमाने से साइन लेते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर की बात करूँ और ये वेक्टर है हमारे पास में ए, क्या है भाई ये ए, और ये है एंगल थीटा ओ, ये ओ, इसे ले लो P और ये ले लो Q और ये ले लो R। इस वेक्टर के दो असर होंगे, एक असर इस साइड में, इसका एक असर इस साइड में। असर मतलब प्रभाव, एक प्रभाव इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ भी आएगा। जो यहाँ वाला प्रभाव है, यहाँ मैंने एक बात बताओ, कोस थीटा बराबर क्या होता? आप कहोगे सर बेस आधार बटे कण, और कण कितना है आपका OP। आधार मुझे निकालना है OQ और कण है आपका A, तो मैं इसके साथ जाऊंगा तो A कोस थीटा, A कोस थीटा, OQ किसकी कॉल आ गया? A कोस थीटा। ऐसे ही अगर मैं इधर की बात करूंगा इस वाले एंगल की, तो या फिर मैं PQ निकालूंगा, PQ ही RQ के इक्वल होगा, तो ये निकलेगा साइन से, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, और कण कितना है मेरे बच्चे? OP क्या होता है? A की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो A साइन थीटा इक्वल टू PQ, तो PQ ही RQ है, तो मैंने कहा कि जो RO है, RO हो जाएगा आपका A साइन थीटा, PQ ही RO है तो वो R साइन थीटा, OQ की वैल्यू अभी आई हमारे पास में A कोस थीटा। तो आपको ये तो हो गया तरीका निकालने का, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस तरीके को मत करो, एक चोर मेथड याद रखो, और वो ये है कि थीटा की तरफ अगर वेक्टर को घुमाओगे तो कोस लो, और 90 माइनस थीटा की तरफ घुमाओगे तो साइन लो। अगर ये कहीं ऐसे भी आ जाए कि थीटा इस साइड में आ जाए और ये आपका बी वेक्टर है, तो इस साइड में फिर ये हो जाएगा बी कोस थीटा, और इस साइड में क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। समझ में आती है बात? है ना? 90 माइनस थीटा की तरफ घुमाएंगे तो साइन, और थीटा की तरफ घुमाएंगे तो कोस। इस बात को भी कहीं आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? अब मैंने यहां पर वही तो काम किया है, थीटा की तरफ घुमाता हूं तो फिर मैंने क्या लिया है? थीटा की तरफ DE को घुमाया DE कोस थीटा, DE को घुमाया DE साइन थीटा, 90 माइनस थीटा की तरफ DE साइन थीटा ही। अब देखिए सिमेट्री से अगर मैं बात करूंगा, जैसे दो वेक्टर ये, अब मैं एक वेक्टर यहां लेकर के एक यहां ले लूं, तो इनकी वजह से भी क्या होगा? DE कोस थीटा तो इस साइड में जाएगा और DE साइन थीटा आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वो घट जाएंगे। तो मैंने ये कहूंगा इसमें यहां, अब इस बात को लिख लेते हैं, यहां DE साइन थीटा आपस में निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, क्यों निरस्त क्यों हो जाएंगे भाई? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये अपोजिट हैं, अपोजिट वेक्टर आपस में घटते, मैंने आपको बताया, और इक्वल है। इस वेक्टर इस वाले एलिमेंट की वजह से, इस वाले एलिमेंट की वजह से इधर आया, इस वाले एलिमेंट की वजह से इधर आया, तो ये सारे। अब एक बच्चा कहेगा सर दो एलिमेंट हम यहां ले लें, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में घटने को दिक्कत ही नहीं है, निरस्त हो जाएगी। जबकि DE साइन थीटा DE कोस थीटा जुड़ जाएंगे, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में आएंगे, जुड़ जाएंगे। चलो जोड़ो। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो जोड़ने का काम क्या होगा? तो टोटल जो E होगा वो होगा आपका DE कोस थीटा, DE कोस थीटा। ये तो टोटल की बात कर रहा हूं, तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है। इंटीग्रेशन का मतलब टोटल जितने भी बहुत सारे यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे ले लिए, सबका समेशन कर दिया, DE कोस थीटा, ठीक है। अब DE क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है? R। चार्ज कितना है? DQ। तो DQ चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। तो अब मैं DE की वैल्यू बताऊंगा, तो DE की वैल्यू हो जाएगी K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K बोल रहा हूं, DQ ओवर R स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? एक बच्चा कहेगा ठीक है सर, जब ऐसी बात है तो। फिर E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर K DQ ओवर R स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए।
अब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा भी आधार बटे कर्ण में ले जाओ। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x, क्योंकि मुझे नॉन वैल्यू x का पता है, और कर्ण कितना है r, कर्ण कितना है r। तो फिर मैं इसमें कह सकता हूं कि x और r में, x और r में, इसे चाहो तो आप x और r में ले जाओ, या फिर ऐसे कर लो कोस थीटा की जगह x बाई सॉरी हाँ कोस थीटा की जगह हमको एंगल को खत्म कर दें, तो ये हो जाएगा भाई x बाई आर क्यूब, क्योंकि कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं x बाई आर। कैसे देखिए, तो मेरे बच्चे E इक्वल टू के, ठीक है, डी क्यू, ठीक है, अपॉन अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा एक बार फिर समझ लो आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका x ओवर कर्ण r, तो ये हो जाएगा e की वैल्यू मेरे बच्चे के बाहर ले लो, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा साइन से बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा डी क्यू, क्या हो जाएगा भाई डी क्यू, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर एक आर क्यूब, और ये हो जाएगा x। अब इसको और आगे इधर ऐसे ले लेते हैं x ओवर आर क्यूब डी क्यू, इस डी क्यू का मतलब है टोटल एंट्री, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज मैंने कितना दिया था इसको, क्यू दिया था। तो एक बच्चा कहेगा सर मैं क्या इंटीग्रेशन डी क्यू को कैपिटल क्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा e इक्वल टू के एक्स ओवर आर क्यूब इंटू क्यू। अब क्यू चाहे यहां लिख लो और x यहां लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी, ये x भी कंप्लीट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के हमने इस बात को देखा, अभी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब मेरे पास में जो r है, ये जो r है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस वाले ट्रायंगल में। r क्या है आपका, क्या है भाई, r हमारे पास में जो है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और ये लंब और ये आधार, तो मैं r को लिख सकता हूं कि अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लिख सकता हूं। इस r की वैल्यू जो है यहां ले लो, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस अंडर रूट की वैल्यू का मतलब होता है 1/2, तो फिर मैं e की वैल्यू बोल दूंगा के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब की बात कर रहा हूं बेटे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए। तो हमारे पास में भाई ये वैल्यू हमारे पास में आती है नहीं आती है, ये वैल्यू आती है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट सेंटर। एक बच्चा कहेगा सेंटर की बात कर रहे हैं, ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे ऐसे, ये जो एक्सिस है ये वाली, ये एक्सिस कम होते होते खत्म हो जाए, यानी बस एक आपका रिंग बचेगा। फिर जब रिंग बचेगा एट सेंटर, तो मेरे बच्चे x बराबर 0 रखेंगे, तो फिर e की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे हो जाएगी के क्यू बाई ये 0, और टोटल जो है अब नीचे चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बिल्कुल वैल्यू 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो x जो है वो इन्फिनिटी पर आ जाए, इस पर आ जाए भाई, बहुत दूर पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए भाई, बहुत दूर पहुंच जाए। अगर ये बहुत दूर पहुंच जाएगा तो फिर वहां पर इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, तो भी एट इन्फिनिटी पर भी क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी पे भी e की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी पर भी e की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 0, क्योंकि इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 जाना है। अब कुल मिलाकर दो कंडीशन, एक कंडीशन हो रहा है उसको और समझते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई x जो है वो इन्फिनिटी पे तो नहीं है, लेकिन r से ज्यादा है, r मान लो सेंटीमीटर में हो, लेकिन r जो है कैपिटल R सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, माइक्रोमीटर में हो, लेकिन ये जो है मीटर में हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर स्मॉल r सॉरी यार x की बात करेंगे भाई, माफी चाहूंगा, x जो है r से ज्यादा हो, यानी ये वैल्यू जो है, ये दूरी जो है इसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा हो, तो फिर हम जो है r को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर नेग्लेक्टिंग r या r को कैपिटल R को नगण्य मानने पर, क्या मानने पर भैया, नगण्य मानने पर, जब मैं इसे नगण्य मानूंगा तो फिर e की वैल्यू हो जाएगी k क्यू
एक्स ओवर आर को खत्म कर दो, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर ई की वैल्यू हो जाएगी के एक्स, तो हाँ के क्यू, सही बात है, के क्यू एक्स ओवर एक्स की क्यूब। जब मैं इसे काटूंगा तो नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, तो फिर एक वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी फिर ये रिंग ऐसे काम करेगी जैसे एक बिंदु चार्ज हो, और बिंदु चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता है, वैद्युत क्षेत्र यही आता है। अर्थात यह रिंग ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी जैसे यह एक बिंदु चार्ज हो। कैसा चार्ज हो मेरे बच्चे? बिंदु आवेश हो। चार्ज को मैं बोल सकता हूं आवेश, तो बिंदु आवेश हो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत मार रही होगी। जिस बच्चे को थोड़ा इंट्रीगेशन का आइडिया होगा, जिस बच्चे को थोड़ी सी कैलकुलेशन आती होगी, वो इसको आराम से टैकल करेगा और समझेगा कि भी एक रिंग की वजह से भी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये आती है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो तो वो फिर बिंदु की तरह ही काम करेगा। अब इसमें बात ये आती है कि सर इन्फिनिटी पर तो वैल्यू आ गई है और जीरो, और सेंटर पे जीरो है, कहीं बीच में ये है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? इसका मतलब पहले जीरो है, फिर बड़ी होगी, फिर घटनी शुरू हुई होगी, तो कहीं तो मैक्सिमम वैल्यू आई होगी। यस, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है अब हम उसे निकालेंगे, वो निकलेगा आपका डिफरेंशिएशन से। फिलहाल ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं भाई। ओके, 1 2 3। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगर हम बात करते हैं अब आगे, और तो आगे हमारे पास में मेरे बच्चे, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ई की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, ई का अधिकतम मान, ई का अधिकतम मान कैसे निकालेंगे? देखिए, अधिकतम मान निकालने के लिए हमें ना डिफरेंशिएशन चाहिए, यानी डी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स तो वेरी कर रहा है और उसका डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल कर देंगे तो मुझे अधिकतम मान आ जाएगा। और जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा उन्हें ये बात बहुत आसानी समझ में आ रही होगी कि अधिकतम मान निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्या करते हैं, अब उसका मतलब वो मैथ में समझना आप, ठीक है। यहाँ ये समझो कि हाँ भी अधिकतम मान निकालना है, और उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, उसके लिए जो है हमें अधिकतम मान निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या निकालेंगे हम? डी ई ओवर डी एक्स निकालेंगे। पहले हम ई लिख लेते हैं आराम से। पहले क्या है ई की वैल्यू, वो आ जाएगी के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? सॉरी, चौक गिर गया था भाई। चलिए, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं कहूंगा अवकलन, डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब जानते हैं इतनी तो। डी ई ओवर डी एक्स, बोलो कोई दिक्कत परेशानी? एक बच्चा कहेगा सर कुछ भी नहीं। अब यहां पर एक बात समझ लेना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ इसका और इसका होना, तो के क्यू को तो लिख लो बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में हमें एक्स का, और इससे भी ऐसा कर लो, क्यों उसमें लेते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकेंड। अब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में कैसे होता है, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो v एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस या फर्स्ट चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद u एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। u एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले वाली कंडीशन में फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये डैश डिफरेंशिएशन को बता रहा है। ऐसे हम कहेंगे
ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता वो मेरी 11वीं क्लास के लेक्चर में जाओ, वहां पर मैंने डिफरेंशिएशन समझा रखे हैं। क्लियर है? और अभी अगर नहीं आई है वीडियो किसी वजह से, तो वो आने वाली भी है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अपलोड होने से भी रह चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ेंगे देखिए, अब हम बात करेंगे इसमें आगे। तो के क्यों हमने ऐसे उतार लिया, कोई दिक्कत परेशानी? एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल भी। अब क्या कहेंगे हम, ये एज इट इज है, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब किसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कैसा होगा, जो पावर है, देखिए मैं थोड़ा सा अंदाजा बता भी देता हूँ। जैसे y की पावर सॉरी y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो मैं dy ओवर dx निकाल रहा हूँ, तो जो n है वो पहले लेंगे और x की पावर n माइनस 1 करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें माइनस के 3/2 पहले लेंगे, और जो पावर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3/2 और माइनस के 1, तो माइनस के 3/2 और माइनस के 1, तो 2 ये रहा, माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 5/2, तो माइनस के 5/2। समझ में आई बात? इसे एज इट इज ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन अंदर का भी लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चलिए, अब एक पड़ाव पार कर लिया, अब अगला देखते हैं। इसके बाद में इसको एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे मैंने कर दिया एज इट इज, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब आगे चलते हैं, आगे हमने पढ़ा के क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये x, तो ये हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस के 3 बच रहा है। और इसके बाद में इसे हम ऐसे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब यहाँ बात करते हैं प्लस, यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास में, ये आर स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, और ये पावर होगी माइनस के 3/2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब हम बात करेंगे इसमें ले लो अब क्या, एलसीएम, सॉरी कॉमन। तो यहाँ पर ये और ये वैल्यू हमें कॉमन मिल रही है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे क्या क्या वैल्यू कॉमन मिल रही है, मैं चाहूं तो इसमें माइनस के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 5/2 कॉमन ले लो। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये कॉमन ले लो इन दोनों में, तो फिर ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये भी ध्यान रखना भाई, डी ओवर डी एक्स के इक्वल आ रही है, ध्यान रखना, ऊपर से ही होती हुई आ रही है, डी ओवर डी एक्स। कैमरा पर्सन बताएंगे कि कहीं ना कहीं वैल्यू जो है दिख रही है नीचे? जी, हमारे कैमरे में नाड़ ले, कैमरा पर्सन ने कहा जी हाँ बिल्कुल दिख रही है, आप काम शुरू करें जी। अब आइए, इनों में मैंने कॉमन लिया बेटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ तो बचेगा सिर्फ माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचने वाली बात है, देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके नीचे से, देखिए पावर कितनी बचती है, क्या बचती है, ये देखो। अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, तो माइनस के 3/2, ऊपर आके ये प्लस के 5/2, तो मैं यहाँ को कर लेता हूँ माइनस के 3/2, ऊपर आकर के प्लस के 5/2, तो क्या बचेगा, 2 एलसीएम ले लो, माइनस के 3 प्लस के 5 यानी 2/2 यानी 1 पावर। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो बची है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात खत्म, ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची हुई है, बाकी कुछ नहीं। अब मैं इसमें बात करता हूं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो वैल्यू है वो डी ओवर डी एक्स को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा, 0 के इक्वल। तो अगर मैं इसको 0 करता हूं तो ये तो 0 कभी हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर मैंने x को 0 रखा, ठीक, तो फिर उसमें r बच रहा है, और r को 0 रखूंगा, r 0 कभी जिंदगी में हो नहीं सकता। अगर रिंग है, रिंग की मैं r को 0 कर दूंगा तो फिर रिंग ही नहीं बनने की, तो पॉइंट बन जाएगा, तो ये तो कर ही नहीं सकता। हाँ, इसको 0 के इक्वल कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, तो मैं कहूंगा अगर ये 0 है, मतलब इसमें या तो ये वाली टर्म 0 होगी, माफी चाहूंगा, तो ये 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये आ सकता है और इसके बराबर ये आ सकता है, क्योंकि माइनस के साथ में अगर दोनों में आपस में बराबर हो गए तो 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, तो फॉर मैक्सिमम व मिनिमा
मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम डी ओवर डी एक्स को क्या लिख देंगे, 0 के इक्वल करेंगे। और किसके इक्वल होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होकर 0 हो सकती है, तो सिर्फ एक यही वैल्यू आएगी कि 3x² प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 रख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में मत लो यार, 2x² ये माइनस का बचा और प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा कि भी आर स्क्वायर इक्वल टू 2x²। बात क्लियर है। तो अब यहां पर जो हम बात करेंगे x की वैल्यू, वो हो जाएगा r²/2 का अंडर रूट, यानी r/√2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी कोई दुख दर्द हो तो बताइए। यानी x की वैल्यू r/√2 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, r/√2। यानी इतनी दूरी पर जाकर के वैल्यू क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। इतनी दूरी पर जाकर के r/√2 दूरी पर जाकर के। इसमें अगर मैं ग्राफ खींचू, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना। हाँ, ग्राफ क्या है, ग्राफ को समझिए। इसमें ग्राफ ये ऐसे है, देखिए सेंटर पे तो है 0, लेकिन उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम और फिर ये यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा इंफिनिटी पे जाकर के। और ये वैल्यू जो है यहाँ पर r की वैल्यू जो है ये r/√2 पर मैक्सिमम होगी। ये e की वैल्यू होगी क्या, मैक्सिमम। कई बार कई बच्चों से e की वैल्यू भी निकलवाते हैं कि e की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वहां पर फिर x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू r/2 रख करके e की वैल्यू निकल जाएगी, मैं बता दूंगा वो भी। फिलहाल अब दूसरी वैल्यू क्या है, जब r को मैं इसमें माइनस रखूंगा, -r/√2, तो फिर यहां पर e की वैल्यू माइनस में आएगी और वो फिर जो हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी माइनस की, ये वाली, और ये जो है ऐसे। ठीक है, और ये आ गई माइनस की ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये हो जाएगी माइनस के r/√2 पर। तो ये ग्राफ आता है, और ग्राफ एक बार जो है IIT मेंस ने पूछा था इस बारे में, मैं आपको बता दूं। और ये होता है, और ये कई बार जो है, देखिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है कि IIT के लिए अलग पढ़ना होगा, IIT मेंस के लिए अलग पढ़ना होगा, नीट के लिए अलग पढ़ना होगा, नहीं नहीं। देखिए बढ़िया तरीके से आप, बेहतर तरीके से आप फिजिक्स पढ़ो, इंटर का बहुत बढ़िया तरीके से, कई बार रिवाइज करो, रिवाइज है मैन। ठीक है, और अगर आप रिवाइज करोगे तो फिर चीजें बढ़िया होंगी। क्लियर, तो ये आइए, तो कुल मिलाकर के हम इसको बात समझ सकते हैं, और यहां पर आप इसको आसानी से जो है टैकल कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी कोई दुख दर्द हो तो बताइए, फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मेरे बच्चे, इसमें जो है ई का अधिकतम मान, ई का अधिकतम मान, इसको भी समझ लो, अधिकतम मान। तो कैसे करेंगे, वहां पर एक्स की वैल्यू r/√2 रख दो बस। तो वैसे ई की वैल्यू है क्या, एक बच्चा कहेगा सर k(q(x) ओवर r² प्लस x² की पावर 3/2। अब हम x की जगह r/√2 डाल दो, बात खत्म, ई का अधिकतम मान आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है, घिस्सू क्वेश्चन है, देख लो क्या है, k(q) x की जगह r/√2, बोलो कोई दिक्कत परेशानी, एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल नहीं। अब r² ये रहा, अब बेटे x की जगह क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, तो r²/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पावर हो जाएगी 3/2। देखो देख लो x की वैल्यू जो है हमने क्या रखी है, r/2। तो ये तरीका। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में इसके नीचे 1 मारा, कितने मारे भाई, 1 मारा, तो 2 ये हो जाएगा 3r²/2। तो k(q)r/√2, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे, अपॉन ये हो जाएगा आपका 3r²/2 की पावर 3/2। अब इसमें जो ये है ये वाली जो वैल्यू है, ये अपने आप में एक खतरनाक वैल्यू होती है। इसको मैं आपको बता देता हूं, 3/2 का क्या मतलब है। 3/2 का मतलब देखिए, देखिए इसको इस तरीके से समझ लो, जो 3/2 है, इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, 1/2 का तो मतलब कर लो इस पर रूट, और पावर लगा दो इस पर 3। अब कोई दिक्कत, एक बच्चा कहेगा सर सही है, 1/2 की को बना दिया रूट और पावर लगा दी इस पर 3। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ के आएगा ये, अब कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। ऊपर हो गया हमारे पास में k(q)r/√2, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां थोड़ी सी परेशानी है, यहां को समझ लेते हैं। मैं उधर वाली मिटा देता हूं, उसको मुझे कैसे करना होगा इसको देखिए। देखिए क्या, इसमें जो है 3r²/2 √2 एंड 3r²/2
रूट इंटू इंटू एक बार और कर लो इसे, रूट 3r²/2। 3 बार कर दिया, इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। रूट्स जब रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो इसका मतलब 2, यानी मैं इसे बोल सकता हूँ कि 3r²/2, इन दोनों को लिख दे। इसे ऐसे रहने दो, एक r² बाहर तो लिख सकते हो, तो रूट 3/√2 ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। यानी अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिलहाल इस वाले को यहाँ पर देखिए, 3r²/2 इंटू r√3/√2, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नीचे वाले ऊपर पहुंच जाएंगे, अरे तो k∗r/√2 और ऊपर हो जाएगा 2√2, ये वाला ऊपर, और ये हो जाएगा 3r² इंटू r और √3। अब काट फिट करेंगे, अब देखिए क्या क्या बचा भाई, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, चलो r2 तो है ही नहीं नीचे, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब एक r से ये कट गया, तो क्या बचेगा भाई, अब e की जो मैक्सिमम वैल्यू बचेगी वो बचेगी k∗, ऊपर है 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2k∗, सही, और नीचे क्या रह गया, 3√3r², ये मैक्सिमम वैल्यू है e की, ये e की मैक्सिमम वैल्यू है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में e जो आएगा वो r/√2 पे तो आएगा, लेकिन वहां वैल्यू जो e की होगी वो ये हो, और ये इस तरीके से पूरा फुल मतलब ये टॉपिक हो जाता है आपका, और इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, लगे रहिए, देखते रहिए आप अपना चैनल MM फिजिक्स क्लासेस में, सब्सक्राइब करते रहें भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, लाइक भी करते रहें, बाकी शेयर कर दे तो बहुत बेहतर होगा। ओके, थैंक यू।